तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन, भारतीय समय मानक रेखा जो है वो किससे संबंधित है या आधारित है वो? तो कौन सी लाइन है, कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन है जो हमारे समय मानक रेखा को दर्शाती है? तो देखिए, भारत में जो समय मानक रेखा है वो 82.5 ईस्ट है। 82.5 ईस्ट, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्लियर? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि भारत जो है पूर्वी तरफ, पूर्वी दिशा में है। जो वर्ल्ड की समय मानक रेखा है, विश्व समय मानक रेखा, उसके पूर्व दिशा में है, तो हमारी जो है वो पूर्व ही आएगा हमेशा। तो 82.5 या 82.30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसका सही आंसर होगा। ठीक, ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी। यूपी में कहां से गुजरती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो नैनी जो जगह है, नैनी कहां पर है? ये इलाहाबाद में वहां पड़ती है, ये इलाहाबाद में यूपी पे उसके पास है। तो नैनी से होकर गुजरती है ये। पहले यूपी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है ये। क्लियर? तो ये हमारी समय मानक रेखा है। और वर्ल्ड की जो स्टैंडर्ड मीन टाइम है, जिसको ग्रीनविच लंदन भी कहा जाता है, उससे हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। क्लियर? चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा हुआ है? तो 3 से आपने याद रखना, तो त्रिपुरा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, त्रिपुरा राज्य जो है भारत का नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये बांग्लादेश से 3 जगह से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी तीनों साइड जो है वो बांग्लादेश पड़ती है, 3 तरफ। ठीक, अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी इंटरनेशनल लाइन जो टच होती है वो भारत और बांग्लादेश की है। 4096 किलोमीटर जो है लगभग हम शेयर करते हैं इसके साथ। ठीक है ना, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है वो भारत के काफी राज्यों के साथ टच करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के साथ हम जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहले, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर थोड़ा सा राजस्थान। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक, तो इनमें से जो आपका क्वेश्चन है, तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश से गुजरता है? बिल्कुल भी नहीं। महाराष्ट्र से गुजरती है? बिल्कुल भी नहीं। तो मध्य प्रदेश से गुजरती है? बिल्कुल हाँ। ठीक, तो ये कहां कहां से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर है? और कर्क रेखा को भारत में माही नाम की एक नदी है जो इसको 2 बार काटती है, माही नदी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अशोकन इंस्क्रिप्शन इलेबोरेट्स द पॉलिसी ऑफ धम्म? अशोक के किस अभिलेख में धम्म नीति का वर्णन मिलता है? देखिए, अशोक के टोटल 14 अभिलेख मिले हमें, स्तंभ लेख, जिनको रॉक एडिक्ट बोलते हैं। ठीक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है ना, पहले में उसने पशु बलि की निंदा की थी। सबसे बड़ा कौन सा, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 13th नंबर का जो है वो सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट है वो। उसी में कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि कलिंग का युद्ध लड़ा था उसने। ठीक है, और जो धम्म की बात की है कि धर्म को अपनाना है, ठीक है, मतलब हिंसा नहीं करनी है, पशु बलि नहीं करनी है, तो इस तरह से धम्म नीति जो थी ये 11वीं रॉक एडिक्ट में था। ठीक है, 11th रॉक एडिक्ट जो है उसमें ये बताया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग इसका सही आंसर होगा। पुष्यमित्र शुंग जो है, देखिए, शुंग डायनेस्टी जो है ये मौर्य काल के बाद आई है। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश जो है ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने इस शासन काल के दौरान जो है ब्राह्मण जो एक संप्रदाय था उसका विकास हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जो है इनका एक गुरु होते थे जिनका नाम था पतंजलि।
तो इन दोनों ने मिलके क्या है, अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे 2 बार। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर। और शुंग डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो बहुत सारे रहे हैं वैसे, पर पुष्यमित्र शुंग है, अग्निमित्र शुंग है, जिनके ऊपर मालविका अग्निमित्रम एक पुस्तक लिखी गई है। क्लियर, तो वो भी आपको एक याद रखना है। तो शुंग डायनेस्टी का सबसे पहला राजा था पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड बिकम सुप्रीम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज? निम्नलिखित में से कौन सा देवता बाद के वैदिक युग में दौरान सर्वोच्च बन गए थे? देखिए वैदिक पीरियड जो है 2 पार्ट में बंटता है हमारा। ठीक है, वैदिक काल 2 भागों में बंटता है। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है, और उत्तर वैदिक काल जिसको लेटर वैदिक काल भी बोलते हैं, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के बीच का है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो वैदिक पीरियड है उसमें इंद्र जो था सबसे इंपॉर्टेंट राजा या फिर देवता हुआ करता था, इंद्र को मानते थे, पुरंदर भी कहा जाता था उनको। ठीक, अब लेटर वैदिक काल के दौरान जो है इनका ये डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। ठीक है, तो अब प्रजापति बन गया था। ठीक है, तो प्रजापति वुड बी द राइट आंसर। ठीक, सी, प्रजापति जो है लेटर वैदिक काल के सबसे इंपॉर्टेंट देवता बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following presided over the Buddhist council held under the patronage of King Kanishka? निम्नलिखित में से किसने राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी? देखिए बौद्ध संगीति जो हुई है, बौद्ध काउंसिल जो हुई है वो 4 हुई है टोटल। ठीक है, टोटल जो हुई है वो 4 हुई है। सबसे पहली जो हुई थी वो हुई थी हमारी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो जो कुंडलवन है ये जम्मू कश्मीर में हुई, और किसके टाइम में हुई? तो कनिष्क के समय में हुई थी। तो उस समय इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। ठीक है, सी वुड बी द राइट आंसर, वसुमित्र। वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष रहे थे, तो वो आपको याद रखना है। और अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष रहे थे, अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट? राज्य का मुख्य अधिकारी या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक, तो राज्य का जो सबसे बड़ा होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो होता है गवर्नर। वैसे ही जो पूरे देश का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्लियर, तो गवर्नर होगा। ये किसके तहत बोला गया है? तो आर्टिकल 154 में बोला गया है। आर्टिकल 154 में बोला गया कि राज्य में सबसे बड़ा जो होगा वो राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा, और सारी पावर जो है उसके अंदर होती हैं, राज्य की कार्यकारी शक्तियां जो हैं उसके अंदर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होता है उसकी नियुक्ति करवाई जाती है? देखिए कुछ राज्यों में एम्बेसडर कहा जाता है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है आर्टिकल 239 से। 239 तो हमारी यूनियन टेरिटरी जो है वो आती है पार्ट 6 के अंदर, सॉरी पार्ट 7 के अंदर, सॉरी 8 के अंदर, सॉरी पार्ट 5 में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 6 के अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट, 7 पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। पार्ट 8 के अंदर डिस्क्राइब है हमारी यूनियन टेरिटरी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली 1 आर्टिकल? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंदर कौन सा ऐसा एक भाग है जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है? ठीक, तो जैसे मैंने आपको बोला पार्ट 5 में, 6 में, 7 में, क्या 8 में क्या है, उसी तरह से हमारे टोटल पार्ट है 25 भाग है। उनमें से एक ऐसा भाग है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, दैट इज पार्ट 20 भाग 20, जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ठीक है, जो 368 आर्टिकल ही इसके अंदर आता है, 368 आर्टिकल। इसमें पूरे पार्ट में सिर्फ एक ही आर्टिकल का डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान को संशोधित किया जाएगा 368 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड? पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से कौन से द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की एक राजधानी है। ठीक, तो ये कौन से आइलैंड में आती है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। ये नॉर्थ अंडमान में है, साउथ अंडमान में है, मिडल अंडमान में है, या नन ऑफ द अबव में है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान में है। ठीक है, दक्षिण अंडमान में ये स्थित है ये। क्लियर, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कोयना परियोजना जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? कोयना देखिए कृष्णा नदी पर बनी है, मतलब कोयना जो है वो कोयना रिवर पे बनी हुई है। कोयना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कोयना नदी पर है, जो कि कृष्णा की एक सहायक नदी है। ठीक, कृष्णा की एक सहायक नदी है और ये महाराष्ट्र में है। ये कोयना डैम जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तकरीबन 1960 मेगावाट का है, 1960 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। क्लियर? और ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। मैंने बोला राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं वो गवर्नर के पास होती है, तो वही ऐसी अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? गवर्नर ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये तो पता ही है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मर नेम ऑफ द कराकोरम माउंटेन रेंज इज? कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? या फिर कराकोरम पर्वत श्रृंखला को हम इस नाम से भी जानते हैं, केटू। देखिए कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू, तो इसका पुराना नाम नहीं है, ये सबसे ऊंची चोटी है केटू। इसका सही आंसर होगा कृष्णागिरी। ठीक है, कभी इसको कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका बी सही आंसर होगा। कराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिरी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज? देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, सबसे ओल्डेस्ट आती है और वर्ल्ड में भी वन ऑफ ओल्डेस्ट में आती है ये, है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली से शुरू होती है, राजस्थान तक जाती है ये। दिल्ली में जो इसका पार्ट आता है, राष्ट्रपति भवन उस पहाड़ी पे है जिसको रायसीना पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, रायसीना पहाड़ी आपको याद रखनी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू के पास है, दक्षिण राजस्थान में है ये। ठीक है, माउंट आबू पर पड़ती है ये गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इज? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं का सम्मिलित स्थल कौन सा है? तो देखिए भारत में एक 3 जगह जैसे पड़ती है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। इन तीनों पॉइंट जहां ये आपस में मिलते हैं वो इसका मीटिंग पॉइंट है, दैट इज नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वहां पर ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं आपस में मिलती हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्लियर? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ये तीनों राज्यों के जंक्शन पॉइंट पर आती है, ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सांगपो रिवर फ्लोइंग इन तिब्बत एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तिब्बत में बहने वाली जो सांगपो नदी है वो कहां से होकर भारत में प्रवेश करती है? पहले तो देखिए जी, सांगपो नदी जो है ये सांगपो, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। जब ये भारत में एंटर करती है तब इसका नाम दिहांग पड़ता है, दिहांग। और असम में इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। जैसे ही ये असम के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से इसके डिफरेंट नाम है। तो ये भारत में एंटर करती है यांग याप दर्रे से। यांग याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यांग याप दर्रे से ये भारत में एंटर करती है, जहां पे इसका नाम क्या पड़ता है? दिहांग नदी के नाम से पड़ता है। क्लियर? तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ जाता है अब तो ये। निम्नलिखित में से भारत का शोक भी इसको बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं, या हर साल रास्ता बदलने वाली नदी भी इसको बोलते हैं? यह है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो कि नेपाल से आती है, ये हर साल बाढ़ लेके आती है, इसीलिए इसको शोक कहा जाता है उस जगह का। उसी तरह से देखिए हमारे पास 2 नदियां और हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक, उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? तो महानदी को बोलते हैं उड़ीसा का शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी?
ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या है, दक्षिणी गंगा एक अलग है, दक्षिण भारत की गंगा ये अलग क्वेश्चन है ये। अब ये पवित्रता के हिसाब से पूछा गया है। दक्षिणी गंगा का मतलब है कि वो पूछी जा रही है लेंथ वाइज कि सबसे बड़ी, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है, तो दक्षिणी गंगा मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दैट इज गोदावरी। तो दक्षिणी गंगा गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा अब यहां पे पवित्रता के हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो है कावेरी नदी। क्लियर, कावेरी नदी वुड बी द राइट आंसर। तो दक्षिण भारत की जो जहां पे लग गया तो आपको कावेरी ही करना है। दक्षिण भारत की गंगा पवित्रता के हिसाब से कावेरी नदी है। क्लियर, और लंबाई की वजह से गोदावरी रहेगी। ठीक, इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचगंगा और दूध गंगा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ, पंचगंगा दूध गंगा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र से निकलती है ये, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से होकर बहती है। अंत में आंध्र प्रदेश में ये फिर कहां पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड एट, सरदार सरोवर बांध जो है वो कहां पर है, तो देखिए सरदार सरोवर डैम जो है वो नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है ये। ठीक है, कहां पर है ये, गुजरात में है, रिवर का नाम है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द वेम्बनाड लेक सिचुएटेड, वेम्बनाड जो झील है वो कहां पर है। ध्यान दें कि वेम्बनाड जो है एक लगून झील है, समुद्र तट पे है ये, तो लगून है, नमकीन पानी की है ये, साथ में भारत की सबसे लंबी झील है, लंबी झील। ठीक है, बड़ी झील नहीं, लंबी झील, ये याद रखना है। वेम्बनाड लेक भारत की सबसे लॉन्गेस्ट झील है, लंबी झील है, ये केरल राज्य में पड़ती है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द उमियम लेक लोकेटेड, उमियम झील कहां पर है। उमियम नदी भी है, उमियम झील भी है। उमियम रिवर जो है उसको क्रिस्टल क्लियर नदी बोलते हैं, बहुत ही साफ है वो। ठीक है, बहुत ही क्लियर है कि नीचे आपको पत्थर कुछ भी दिखाई, बहुत साफ तरीके से दिखाई देगा वो। ठीक है, तो ये है मेघालय में। ठीक है, उमियम झील, उमियम नदी जो है ये मेघालय राज्य में पड़ती है ये। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो है तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जो कि 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा उठाया गया था। ठीक है, कब, 13 दिसंबर 1946 को, जवाहरलाल नेहरू वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे 3-4 पोस्टें हैं जिनको मिली थी, ये बात है 11 दिसंबर की, सेकंड मीटिंग जब हुई थी। पहली मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, टेम्पररी तौर पे। क्यों, क्योंकि वो सबसे बड़ी उम्र के सबसे एक्सपीरियंस पर्सन थे, इसीलिए उनको एक प्रोटेम हेड जो है वो बनाया गया था। ठीक, फिर 11 दिसंबर को क्या है, हमारे परमानेंट आ गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो HC मुखर्जी को बनाया गया था, और सलाहकार जो है BN राव को बनाया गया था, बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, इनको बनाया गया था एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन द अकाउंट ऑफ इट्स सोल। ठीक है, भारत के कौन से संविधान में किस भाग को या आत्मा कहा गया है। ठीक है, किसको आत्मा कहा गया है ना, संविधान की आत्मा प्रियम्बल, प्रस्तावना को कहा गया है, प्रस्तावना को। ठीक है, अब ये प्रस्तावना किसकी देन है, ये क्वेश्चन आता है, तो प्रस्तावना जवाहरलाल की देन है। जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव निकाला था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर को, उसी में ही प्रियम्बल के बारे में भी बताया गया था। इसको MA पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, साथ ही में इनको क्या, आत्मा भी कहा गया है संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड, कितने बार संविधान में इसको संशोधित किया गया है। तो देखिए जब ये संविधान में प्रियम्बल अपनाया गया, इसको USA के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है। ठीक, इसमें जो भाषा लिखी गई है, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय सोलोमनली, है ना, रिजॉल्व जो करेंगे भारत को, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। प्रियम्बल हमने USA से लिया हुआ है।
ठीक, पहले इसको भारत के संविधान का अंग नहीं माना जाता था, पार्ट नहीं मानते थे, तो इसमें अमेंडमेंट नहीं पॉसिबल थी। फिर एक केस होता है केशवानंद भारती केस, जो 1973 में हुआ था। उसके बाद इसमें एक बार अमेंडमेंट हुई थी, दैट इज 42 संविधान संशोधन 1976 में। 42 जो 42वां है उसमें इसको एक ही बार किया गया है, उसके बाद इसमें कभी भी संशोधन नहीं हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और फ्रेटर्निटी। समाजवाद, धर्मपंथ और आपका बंधुत्व, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान, भारतीय संविधान का गार्डियन किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, संविधान में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कौन सेफ गार्ड करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसको गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड इन अगस्त 1932 बाय, जो अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार जो की घोषणा की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के अंदर, वो किसके द्वारा की गई थी? देखिए क्या हुआ था, कम्युनल अवार्ड वो अवार्ड थे जिसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम हैं वो अलग से वोटिंग करेंगे, जो सिख हैं वो अलग वोटिंग करेंगे, हिंदुओं को अलग वोटिंग होगी। मतलब एक तरह से इनका ये रणनीति थी कि भारत को अब डिवाइड करना है अच्छे लेवल पे, तो ये धार्मिक तौर पे कम्युनल करके इनको डिवाइड कर रहे थे। तो ये वोटिंग करने का अलग अलग, भाई जैसे कि जो प्रांत जहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं, वो ही खड़ सकते हैं नेता के तौर पे, बाकी नहीं। तो ये जो है रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा खोला गया था। ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा ये चलाई गई थी ये रणनीति। क्लियर? तो ये हमारे 30 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। अब इस तरह से हम रोज क्वेश्चंस लेके आया करेंगे आपके लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।